छात्रों, आज हम लोग प्रकाश का एक महत्वपूर्ण चैप्टर मानव नेत्र की संरचना के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछले तमाम अध्यायों में आपने प्रकाश के तमाम गुण का आपने जो है अध्ययन कर लिया है। जैसा कि आपको पता है कि वस्तुओं को देखने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली चीज मानव नेत्र और दूसरी चीज प्रकाश। अगर प्रकाश है, नेत्र नहीं है, तब भी कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी, और नेत्र है, प्रकाश नहीं है, तब भी कोई चीज दिखलाई नहीं देगी। तो प्रकाश के बारे में आपने कुछ अध्ययन कर लिया है। अब आइए मानव नेत्र कैसा होता है, कैसे कार्य करता है, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आपको हमने यहाँ पर मानव नेत्र की संरचना आपको हमने बना दिया है। आँख लगभग एक गोले के आकार का होता है, जिसके ठीक बाहरी भाग ये दृढ़ पटल होता है। दृढ़ पटल कहा जाता है। यह अपेक्षाकृत थोड़ा सा ठोस होता है और अपारदर्शी श्वेत पर्द से ये ढका रहता है। इसके नीचे का जो भाग होता है, यहाँ देखिए, उसको रक्तक पटल कहा जाता है। यह जो है दृढ़ पटल के अंदर जो भाग होता है, इस भाग को, इसके अंदर जो भाग होता है, इसको रक्तक पटल कहा जाता है। अब आइए आगे से देखते हैं कि कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे पहले देखिए कार्निया होता है। कार्निया सबसे ऊपर आंख में जो आप बाहर से प्रकाश जाएगा, तो सबसे पहले प्रकाश कहाँ जाएगा? कार्निया में जाएगा। ठीक है। कार्निया के जस्ट पीछे आइरिस होता है। ये आइरिस है, ये आइरिस है। और आइरिस के बाद पुतली होता है, तारा जिसको कहा जाता है पुतली। प्रकाश जब भी आंख में प्रवेश करता है तो इस पुतली से ही होकर के जाता है, जिसको पुतली और तारा कहा जाता है। इसके जस्ट पीछे यह नेत्र लेंस होता है, लगभग उत्तल लेंस के आकार का, लचीला होता है। यह नेत्र लेंस जो होता है, यह लचीला होता है और यह सिलियरी पेशियों से जुड़ा रहता है। सिलियरी पेशियों से जुड़ा रहता है। ऐसा क्यों होता है आपको हम बताएंगे। सिलियरी पेशियों का क्या काम होता है अभी आपको बता रहे हैं। पहले इसकी बनावट के बारे में आप जानें। उसके बाद ये नेत्र लेंस के बाद पूरे आंख में एक कांचाभ द्रव, एक द्रव भरा होता है, जिसको कांचाभ द्रव कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, कार्निया और लेंस के बीच में जो भाग होता है, पुतली और लेंस, ये कार्निया के बीच में, उसमें भी एक जलीय द्रव भरा रहता है। उसके बाद यहाँ रेटिना होता है, आंख के पीछे रेटिना होता है, जिसको दृष्टि पटल कहा जाता है। यहाँ पीत बिंदु होता है, यहाँ अंध बिंदु होता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब अंध बिंदु पर ही बनता है। ये सब रेटिना का ही हिस्सा होता है। तो इसमें अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब पीत बिंदु पर बनता है, तो वस्तु हमको सबसे स्पष्ट दिखाई देती है, निश्चित तौर से सबसे स्पष्ट दिखाई देती है। अब आप देखेंगे कि ये सारे चीज हम आपको बता दिए। प्रकाश की किरणें जब आंख में प्रवेश करती हैं, तो पहले ये जलीय द्रव में जाती है। जलीय द्रव मतलब कि जब पुतली और तारा, बहुत छोटा सा भाग होता है, काले रंग का चमकीला सा भाग होता है आंख में, तो वह जब प्रकाश प्रवेश कर जाता है, तो बाकी का प्रकाश कहाँ जाएगा? तो बाकी का प्रकाश ये जलीय द्रव यहीं पर क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। माने उस प्रकाश को चारों तरफ आंख में फैलने नहीं देता है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट और सुस्पष्ट बन सके। उसके बाद नेत्र लेंस से
प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर के आगे बढ़ती हैं और रेटिना पर जाकर के मिलती हैं। रेटिना पर चाहे अंध बिंदु पर मिले चाहे पीत बिंदु पर मिले, यहीं पर कहीं मिलती है। तो जब प्रकाश की किरणें मिलती हैं तो यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आपको बताया गया है कि आंखों में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, लेकिन हमारा मस्तिष्क उसको सीधा समझ लेता है। ये कांचाव द्रव जो यहाँ दिया हुआ है, इसका क्या काम होता है? ये कांचाव द्रव जैसे बताए, कुछ प्रकाश की किरणें जलीय द्रव के द्वारा अवशोषित कर लेती हैं और नेत्र और पुतली के द्वारा जो भी प्रकाश की किरणें अंदर प्रवेश करती हैं, उसमें से जो किरणें दृष्टि पटल पर रेटिना पर मिलती हैं तो वहां से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और जो किरणें इधर उधर फैलती हैं उनको ये कांचाव द्रव क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। ऐसा नहीं होने से वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनेगा और वस्तु हमें साफ दिखाई देगी। तो ये कांचाव द्रव का बहुत अधिक महत्व होता है। मित्रों, दृष्टि पटल पर पीत बिंदु और अंध बिंदु, जिसका अंध बिंदु खराब हो जाता है तो समझ लीजिए वो अंधा हो जाता है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। पीत बिंदु अगर खराब हो जाता है तो वस्तु दिखलाई तो देती है लेकिन बहुत कम दिखलाई देती है। तो यहाँ देखिए ये तमाम प्रकाश तंत्रिकाएं हैं, ये क्या करती हैं? ये सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। आइए अब आपको हम बताते हैं सिलेरी पेशियों का क्या काम होता है। आगे इसको जब आप नोट करेंगे इन बिंदुओं पर आप डिटेल में अध्ययन कर लीजिएगा। हम शॉर्ट में आपको बता दिए तो आपको पता चलेगा। जैसे आपको जब हम बताएंगे दृष्टि विस्तार, दृष्टि विस्तार क्या होता है, तो जब आप कभी कमरे में हैं, बहुत देर तक कमरे में रह गए और एकाएक जब बाहर निकलते हैं, धूप निकला हुआ रहता है, तो उस समय क्या होती है? आप आंखों को बंद कर लेते हैं, थोड़ा सा सिकुड़ा लेते हैं। क्यों सिकुड़ा लेते हैं? उस समय हमारे यहाँ जब हम कमरे के अंदर रहे हैं तो यहाँ प्रकाश की मात्रा काफ़ी कम होती है, तो हमारे आँख को देखने के लिए अपनी मतलब कि पुतली और तारा को फैला देती है। वो फैलाने का काम कौन करता है? ये सिलेरी पेशियां करती हैं। सिलेरी पेशियों के द्वारा आँख की पुतली या तारा थोड़ा सा फैलता है और सिकुड़ता है। तो जब अंधेरे में आते हैं तो सिलेरी पेशियां इनको फैला देती हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश अंदर जाए और वस्तु हमें दिखलाई दे। लेकिन जब धूप में जाते हैं तो ये सिलेरी पेशियां आँखों के पुतली या तारा को ये कम छोटा कर देती हैं, जिससे कम से कम प्रकाश आँख में जाए और वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई दे और आँखों का प्रतिबिंब सही सही रेटिना पर बन जाए और आँखों को कोई नुकसान न पहुँचे। तो ये जो भी इसके अंग हैं, मानव नेत्र के संरचना के जो भी अंग हैं, हमने आपको बता दिया। सबसे पहले होता है दृढ़पटल, यह अपेक्षाकृत थोड़ा सा अन्य अंगों से कठोर होता है, श्वेत रंग के पारदर्शक झिल्ली से ये ढका रहता है। उसके नीचे आता है कार्निया। कार्निया लगभग सफेद होता है, इसको श्वेत पटल भी कहा जाता है। उसके बाद आता है पुतली या तारा, ये काले रंग का चमकीला हिस्सा होता है जहाँ से प्रकाश अंदर जाता है। उसके ठीक पीछे नेत्र लेंस लगा होता है और नेत्र लेंस से ही होकर के प्रकाश अपवर्तित होकर के अंदर जाता है और जिसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जो गोले के अंदर पूरे गोले में कांचाव द्रव भरा रहता है। उसके बाद दृढ़ पटल के ठीक नीचे अंदर रक्तक पटल होता है। ये भी आँख का एक अभिन्न और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। रेटिना जिसको दृष्टि पटल कहा जाता है, यह आँख के पिछले हिस्से में होता है। यहीं पर रेटिना पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जहाँ दो बिंदु होते हैं, एक पीत बिंदु होता है और एक अंध बिंदु होता है, जिसके बारे में हम आपको बता दिए। और ये होता है प्रकाश तंत्रिकाएं, जो नेत्र के द्वारा जो भी संदेश होता है इन्हीं तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क को भेज दिया जाता है। ये रही मानव संरचना। अब इससे संबंधित कुछ चीज़ों को हम आपको फिर बताने जा रहे हैं। अब देखिए, आपको हम बता रहे हैं नेत्र लेंस की फोकस दूरी।
नेत्र लेंस की फोकस दूरी का क्या मतलब हुआ? देखिए, आंख एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो इसमें लेंस है, उसकी फोकस दूरी फिक्स नहीं होती है। आवश्यकता अनुसार इसकी फोकस दूरी को हम घटा या बढ़ा सकते हैं। नज़दीक की वस्तु भी हमें स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की स्थित वस्तु भी हमें स्पष्ट दिखाई देती है। जहाँ पर वस्तु को देखना होता है उतना ही हम अपने आँख की फोकस दूरी कर लेते हैं। यह किसके द्वारा होता है? ये हमारे सीलियरी पेशियों के द्वारा होता है। ये पेशियाँ क्या करती हैं? नेत्र को पतला, नेत्र लेंस को पतला या मोटा भी कर सकती हैं। अभी नेत्र की संरचना के बाद हम आपको बताए थे कि नेत्र का लेंस जो होता है वो लचीला होता है, जो सीलियरी पेशियों के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, और वो सीलियरी पेशियां नेत्र लेंस को पतला या मोटा करके उसके फोकस दूरी को घटा या बढ़ा लेती हैं। तो नेत्र लेंस की समंजन क्षमता क्या होती है? तो दूर या नजदीक स्थित वस्तु को देखने के लिए आँख अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कितना घटा या बढ़ा लेता है, उसी को कहा जाता है नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। इसकी परिभाषा हम लिख दे रहे हैं, आप नोट कर लेंगे। नेत्र की पेशियों द्वारा, नेत्र की पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता करते हैं। स्पष्ट है कि नेत्र की पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। आप देख लेंगे। इसके बाद रेटिना पर कैसे प्रतिबिंब बनता है, जिसके बारे में आपको हम बता दें, इसको आप नोट करेंगे। ये हमारा नेत्र है, यहाँ पर होता है रेटिना, ये होता है नेत्र लेंस। खास तौर से इन दोनों चीज़ों से मतलब है, कोई वस्तु है अगर तो यहाँ से जो भी प्रकाश की किरणें चलती हैं लेंस से अपवर्तित होकर के रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, जिससे तंत्रिका, अभी आपको बताया था संरचना में तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क हमको उल्टा समझ लेता है। तो इस तरह से वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से अपवर्तित होकर के रेटिना पर बनता है। अब इसको थोड़ा सा कायदे से समझ लीजिए। कोई वस्तु है अगर
यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये नेत्र के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब, इसमें बहुत कुछ खास नहीं है, बस से चलने वाली प्रकाश किरणें नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर के रेटिना पर मिलती है और वहीं वस्तु का प्रतिबिंब। अब आपको हम बताएंगे नेत्र लेंस का दृष्टि विस्तार। केवल नेत्र लिखिए, नेत्र का दृष्टि विस्तार। दृष्टि विस्तार का मतलब कि हम अपने स्वस्थ आंखों से कहाँ तक देख सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर दो बिंदु होता है, एक होता है निकट बिंदु और दूसरा होता है दूर बिंदु। निकट बिंदु का मतलब कि नेत्र से नजदीक माने न्यूनतम वह दूरी जहां पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हम स्पष्ट देख सकते हैं। यह दूरी होता है लगभग 25 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, लगभग 25 सेंटीमीटर स्थित वस्तु को हम स्पष्ट देख सकते हैं। इससे कम दूरी पर अगर वस्तु है तो वह हमको दिखाई साफ नहीं देगी। जैसे किताब पढ़ते पढ़ते हम जब आंखों के काफी निकट पुस्तक को ले आते हैं तो हमको आंखों पर ज्यादा जोर देना पड़ता है और उस वस्तु का प्रतिबिंब हमें साफ दिखाई नहीं देता। और दूर बिंदु कहाँ होता है आंख का? तो दूर बिंदु अनंत पर होता है, अनंत पर होता है। मतलब कि अनंत पर स्थित, जैसे चंद्रमा को हम लोग देख लेते हैं, सूर्य को देख लेते हैं, आकाश में तारे हमें दिखाई देते हैं, तो दूर बिंदु अनंत पर होता है। ये दृष्टि विस्तार कहलाता है। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत पर स्थित है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में वस्तु कहीं भी रहे, हम अपने आंखों के द्वारा उस वस्तु को देख लेते हैं। तो इसको कहते हैं दूर बिंदु और निकट बिंदु, और इसी को कहा जाता है दृष्टि विस्तार। माने वह क्षेत्र जिसके बीच में स्थित वस्तु को हम स्पष्ट देख सकते हैं। तो यहाँ आपको हम बता दिए, आज आपने पढ़ा मानव नेत्र की संरचना और कैसे वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र पर बनता है, और दृष्टि विस्तार क्या होता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जिसको निकट बिंदु कहा जाता है 25 सेंटीमीटर, और स्पष्ट दृष्टि की दूर बिंदु जो अनंत पर होता है, ये आप जान गए। उसके बाद अब आँखों में और भी तमाम चीज़, शंकु शलाका क्या क्या होता है, रंगों को हम लोग कैसे पहचानते हैं। तो आँखों में रंगों को पहचानने के लिए शंकु और शलाका पेशियाँ होती हैं, जिनकी मदद से हम विभिन्न रंगों को पहचान लेते हैं। शलाका और शंकु पेशियाँ जो होती हैं, वही पेशियाँ रंगों के लिए उत्तरदायी होती है और उन्हीं की सहायता से हम रंगों को पहचान पाते हैं। अब इस वीडियो में आपको मैं इतना ही रख रहा हूँ। अगले एपिसोड में हम लोग दृष्टि दोष के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।